एक महिला क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है। वक्त गुजरता रहता है, जैसे ही उसकी जो घंटी थी वो ख़त्म होने वाली थी, तब तक उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। जब उस मैसेज को वो खोलती है और तो देखती है कि एक वीडियो आई हुई है। जब अननोन नंबर से एक वीडियो को देखती है, उस वीडियो को जब ओपन करती है तो देख करके वो सन्न रह जाती है। दरअसल जिस वीडियो को वो देख करके सन्न रह जाती है, उस वीडियो में वो उसी महिला की वीडियो थी। उस वीडियो को लेकर के वो इतनी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। तब तक एक कॉल आती है और कॉल आते ही उससे एक डिमांड की जाती है, और डिमांड वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की जाती है। और ये कहा जाता है कि अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए अगर नहीं देती हो तो फिर ये वीडियो वायरल कर दूंगा, इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, तुम्हारी जो नौकरी है वो भी खतरे में आ जाएगी। ये चीज़ जब वो महिला सुनती है तो वो डर जाती है, सहम जाती है, लेकिन फिर भी उसने बहुत समझदारी से काम लिया और उस वीडियो को लेकर के वो सीधे थाने पहुंचती है। और वहाँ पर पुलिस को जब वो वीडियो दिखाती है तो पुलिस सारी बातों को ध्यान रखती है और रखते उसके बाद वो जांच पड़ताल में जुट जाती है और एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। तो चलिए आज की ये पूरी कहानी, ये जो पूरी सच्ची घटना है, इस घटना को जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना देवरिया की है। बात कर रहा हूँ मैं 7 दिसंबर 2023 की। दरअसल देवरिया ज़िले में एक महिला होती है जो सरकारी पद पर ही तैनात रहती है। वो एक शिक्षिका होती है और उसकी जो शादी एक देवरिया में ही बगल के ही गांव में उसकी शादी होती है। और वहीं पर शादी होने के कुछ साल बाद जो उसकी शादी है वो टिक नहीं पाती है और पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होने के बाद मामला इतना तुल पकड़ लेता है कि मामला तलाक तक आ जाता है। अब इस बात से पूरा जो परिवार है वो परेशान है, हैरान है कि आखिर अब क्या होगा। जो महिला है, महिला का जो परिवार है वो पूरा परिवार गोरखपुर में रहता है और जो महिला है उसकी जो पोस्टिंग है वो देवरिया ज़िले में हुई है। देवरिया ज़िले में ही वो रूम लेकर के रहती थी और वहीं पर अपने जिस क्लास में जिसका स्कूल में उसको नौकरी मिली थी उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। इधर पति पत्नी में तलाक का मामला चल रहा है, वक्त गुजर रहा है और ये महिला काफ़ी अकेलापन महसूस करती है। अकेलापन महसूस इस कदर होता है कि वो तमाम जो वेबसाइट होती है उसी वेबसाइट पे अपना आईडी लॉगिन करती है और आईडी लॉगिन करने के बाद वो अपना अकेलापन दूर करती है। और इसी सिलसिले में उसने एक और साइट लॉगिन कर दी जो शादी.com होती है। उसी शादी.com पे वो अपना जब प्रोफाइल अपलोड करती है तो वो उसकी प्रोफाइल से एक व्यक्ति जुड़ता है और उस व्यक्ति का नाम अरविंद होता है। दरअसल अरविंद जब जुड़ता है तो अरविंद की और इसकी महिला की दोनों की आपस में बातचीत होती है। दरअसल उस महिला का नाम रिंकी होता है। रिंकी एक बदला हुआ नाम है, उसका ओरिजिनल आईडी और फ़ोटो हम लगा नहीं सकते क्योंकि इससे उसकी बहुत ज़्यादा ही बदनामी हो जाएगी। तो जब उस अरविंद से इसकी मुलाकात होती है तो अरविंद बताता है, मैसेज के ज़रिए इन दोनों की बातचीत होती है और बातचीत होने के साथ साथ जो अरविंद है वो बताता है कि वो वाराणसी में ही एक ट्रैफिक पुलिस में मुंशी के पद पर तैनात है। अब इन दोनों की जब बातचीत हो रही है तो फिर दोनों एक दूसरे से मिलने का भी जिक्र करते हैं, लेकिन ये जो महिला है वो बात को टाल देती है। इस पर जो अरविंद है वो कहता है कि चलो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। अब शादी की जब बात आती है तो महिला तैयार हो जाती है। वह कहती है कि हाँ ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन अभी जो मेरा मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, जैसे ही तलाक होगा मैं आपसे शादी कर लूँगी। जब ये बात अरविंद सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, उसे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है क्योंकि उसको भी एक पढ़ी लिखी, वो भी सरकारी टीचर नौकरी वाली लड़की मिल रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो तलाकशुदा हो, क्योंकि नौकरी तो वो भी कर रही थी, नौकरी ये भी कर रहा था। कहीं ना कहीं जो वो ट्रैफिक वाला लड़का था यानी कि जो अरविंद था उसकी 2 गुना पेमेंट इसकी थी। यानी कि कह लीजिए कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जो पेमेंट होती है लगभग 27-28 हज़ार के करीब होती है, लेकिन जो सरकारी टीचर होती हैं उनकी स्टार्टिंग पेमेंट ही 40 से ऊपर की होती है। यानी कि 45-45 करीब की उसकी पेमेंट थी क्योंकि उसकी पोस्टिंग ज़्यादा दिन की थी।
अब इधर इन दोनों की बातचीत होती है और इन लोगों का जो मामला है वो तुल पकड़ा रहता है। दोनों की बात होती है कि दोनों शादी करेंगे और ये वक्त गुजर रहा था। वक्त के साथ साथ एक दिन जब वो स्कूल में बैठी होती है तब तक अरविंद का कॉल आता है और कॉल आने के दौरान अरविंद कहता है कि वो देवरिया किसी काम से आया हुआ है और एक होटल में ठहरा हुआ है। जब इस बात को वो महिला सुनती है, यानी कि जो रीता है वो सुनती है, तो वह कहती है कि ठीक है। तो जो अरविंद है वो कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ और तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ, शादी की बात करना चाहता हूँ। इस पर जो महिला है वो कहती है कि मेरा जो पूरा परिवार है वो गोरखपुर में रहता है, वो लोग आपसे गोरखपुर में ही मिलेंगे। इस पर जो अरविंद है वो कहता है कि ठीक है, आप जहाँ आप हो वहाँ पर मैं आकर के मिल लेता हूँ। ये कह करके जो अरविंद है उस महिला का पता पूछते पूछते उसके कमरे पे पहुँच जाता है। उसके कमरे पे जब पहुँचता है तो जो महिला है वो उसके पानी पीने के लिए लाती है, सब कुछ उसके खाने पीने की व्यवस्था करती है। और पानी पीने के दौरान जब दोनों बैठ कर के बातें कर रहे थे तो वो जूस मांगता है और जब महिला जूस लेकर के आती है तो फिर वो पानी की डिमांड करता है। जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो वो कुछ नशीली दवाएं उसके जूस में मिला देता है और मिला करके फिर दोनों बैठ करके वो जूस पीते हैं। तो जिसमें नशीली दवा मिलाया था उस नशीली दवा को रीता पी लेती है और पी लेने के बाद वो बेहोश हो जाती है। इधर रीता बेहोश है, फिर जो अरविंद है इस मौके का फ़ायदा उठाता है और उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध तो बना लेता है, उसके बाद उस महिला को वो होश में लाने की कोशिश करता है। जब होश में आती है इसके बाद जो अरविंद है वहाँ से चला जाता है। अभी वो नशे में ही होती है, तब तक अरविंद वहाँ से जा चुका था। फिर इन दोनों की बात होती है तो जो महिला है इस बात की आपत्ति जताती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम क्या चाहते तो मैं मर्जी से भी कर लेती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस पर जो अरविंद है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस बात को ख़त्म करते हैं। अब इस बात को लेकर के जो महिला है वो कहती है कि नहीं, ये तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बिना मेरी मर्जी के तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया है। जो अरविंद है बात को समझाने की कोशिश करता है, टालने की कोशिश करता है, लेकिन जो महिला है वो समझती नहीं है। तो जो अरविंद है बार बार उससे पैसे की डिमांड करता। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध थे वो तो बन ही चुके थे। अब अरविंद उस बार बार पैसे की डिमांड करता। जो महिला है उसको कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 उसके अकाउंट में डालती रहती है। जब भी उसको ज़रूरत होती वो महिला उसके अकाउंट में पैसे डाल देती। वक्त गुजर रहा था, लेकिन एक दिन अरविंद कहता है कि मुझे कुछ 8 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब इस पर जो रीता है वो कहती है कि मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है, मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे पाऊँगी। इस पर जो अरविंद है वो कहता है कि तुम एक सरकारी टीचर हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत होंगे, मुझे ज़रूरत है, अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो बहुत बुरा होगा। इस पर महिला को भी गुस्सा आता है। वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। इसके बाद दूसरे दिन जो अरविंद है, इन दोनों की उस दिन बातचीत नहीं हुई। अरविंद दूसरे दिन तकरीबन 11 बजे के करीब उसके फ़ोन पे एक मैसेज डालता है और मैसेज कोई और नहीं बल्कि उसका वही जो वीडियो था, वीडियो एक डालता है, उसके फ़ोन पे भेजता है। इस वीडियो को देख करके जो रीता है वो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें जो अरविंद है उसके साथ संबंध बना रहा है और इसी की वो वीडियो थी। और जो रीता थी वो पूरी तरीके से नग्न थी, उसके पूरे बदन की वीडियो बनाया पहले उसने, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस वीडियो को वो वायरल करने की धमकी देता है। लेकिन जो रीता है वो काफ़ी समझदारी से काम लेती है और समझदारी से काम लेने का तात्पर्य ये है कि वो फिर उस वीडियो को लेकर के उसी देवरिया के नज़दीकी थाने में अपने पहुंचती है और वहाँ पर वीडियो को दिखाती है। बात पुलिस में FIR तक पहुंच जाती है। फिर पुलिस बाकायदा इस मामले की छानबीन करती है और तमाम जो धाराएं होती हैं, जिसकी आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख जाएगा कि आपको ये कौन कौन सी उसमें धाराएं उस व्यक्ति के खिलाफ़ लगी हुई है। अब उसके खिलाफ़ तमाम जो धाराएं हैं लगा करके उस व्यक्ति को की खोजबीन जारी होती है और उस व्यक्ति को नंबर ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करके उसको वाराणसी से उठा लिया जाता है। फ़िलहाल पुलिस अभी अपनी जांच में जुटी हुई है। आगे क्या होता है, क्या पुलिस का निर्णय होता है, ये बाकी तो निर्णय के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था और हुआ क्या था, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। बाकी वैसे जिस वीडियो के हिसाब से पुलिस की जो पुष्टि है उनके हिसाब से ये हो चुकी है कि हाँ, ये जो अरविंद है वो गुनहगार है, उसने गलत किया था, पैसे के लालच में आकर के उसने धमकी दिया था और उसके खिलाफ़ तमाम धाराएं लगी हैं। फ़िलहाल अभी वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है
बाकी इसकी जो छानबीन है वो चल रही है, बाकी क्या होता है आगे वो देखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दरअसल यहाँ पे जो रीता है उसका पति से तो डिवोर्स हो ही चुका था, लेकिन उसको बाद में जो रिलेशनशिप में आई वो उस लड़के से शादी करने का उसने झांसा दिया। तो तमाम जितनी भी हमारी बहनें हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया इस झांसे में बिल्कुल आने की जब बात न करें। किसी भी जो पुरुष वर्ग होता है वो आमतौर पे जो कुछ इसमें जो फ्रॉड टाइप के होते हैं पुरुष वर्ग में, महिलाओं में भी कुछ फ्रॉड होती हैं, ऐसा नहीं है। दोनों, या पुरुष हो या महिला हो, इन दोनों लोगों में ही फ्रॉडगिरी होती है। एक एक लड़कियां जो है वो 10-10 लड़कों से चीट करती हैं, या फिर एक लड़का है वो 10 लड़कियों से चीट करता है। ये तमाम होते हैं, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदार बने और सचेत रहें कि आपके साथ ऐसा ना हो। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य ही हमारा यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि आप भी ये समझें, जानें और अपने घर के परिवार के लोगों को ये संकेत दें कि हाँ ऐसा होने ना पाए, या फिर अगर इस प्रकार का अगर कोई बात होती है तो वो अपने परिवार के लोगों से बताएं। यहाँ पर रीता ने तो बहुत ज़्यादा सही किया कि उसने इस बात को पुलिस तक पहुँचाई, नहीं तो ऐसे केस में जो महिलाएँ होती हैं वो सुसाइड तक कर लेती हैं। रीता एक समझदार लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, इस वजह से उसने इस बात को थाने में पहुंचाई, क्योंकि आमतौर पे जो लड़कियां हैं वो इज्जत के डर से, अपनी बदनामी के डर से सुसाइड कर लेती हैं। जैसे एक हाल ही में मामला आया था, एक गुनगुन गुप्ता है, मोटिवेशनल स्पीकर थी, वो इन्फ्लुएंसर थी, माफ़ी चाहते इन्फ्लुएंसर थी। उसका ही एक ऐसे ही प्राइवेट वीडियो था, उसके बॉयफ्रेंड ने बनाया था, और इन दोनों के बीच की जो आपसी बातचीत थी, जो वीडियो थी, उसमें उसने कुछ अश्लीलता का प्रयोग किया गया था। यानी कि बॉयफ्रेंड की डिमांड पे ही लड़की ने अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए थे। अब इस बात को लेकर के इन दोनों में जब झगड़ा होता है बाद में, तो वो लड़का है उस वीडियो को वायरल कर देता है। अब इस बात को जो गुनगुन गुप्ता थी वो समझ नहीं पाती है, और उसने अपने बदनामी के डर से, परिवार की बदनामी के डर से वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। हालांकि वो चाहती तो यहाँ पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लड़ सकती थी और पुलिस की मदद ले सकती थी, तो शायद आज वो इस दुनिया में होती और ऐसा केस नहीं होता। तो चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कमेंट का जो सिलसिला है आज नहीं हो पाएगा, कल की वीडियो में कमेंट सभी लोगों के बोले जाएंगे, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे भाइयों का कमेंट है मैं सबके नाम लूँ। उम्मीद है कि आप लोग अपना नाम और पता, आप किस प्रदेश से मैसेज करते हैं वो मैसेज करें, ताकि आप लोगों तक जो बाकी हमारे भाई या बहन हैं उन तक आप लोगों के नाम पहुंचा सकूं कि हाँ, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं, इस परिवार के जो लोग हैं वो इतने दूर दूर से इस परिवार में जुड़े हैं, वारदात तक में। तो चलिए, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।